आज हम बीएससी पार्ट 2 फिजिकल केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स सेकंड में कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी करेंगे। एंट्रोपी की अवधारणा पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि एंट्रोपी किसी पदार्थ का वह गुण है जो उसकी यादृच्छता को मापन करता है। यादृच्छता यानी रैंडमनेस या फिर जो है डिसऑर्डर्ड मूवमेंट, मतलब सब दिशाओं में कोई भी ऐसा नहीं है कि इस दिशा में कोई मॉलिक्यूल मूव करेगा या इधर करेगा, सब दिशाओं के अंदर वो किसी भी दिशा में कैसे भी मूवमेंट कर सकता है। इस चीज़ को जो मेज़र करती है वो करती है एंट्रोपी। अगर हम बात करें कि जो हमने कार्नोट साइकिल किया था तो उससे पहले हमने ये भी कहा था सेकंड रूल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कि कोई भी जो है पूर्णतः ऊष्मा को 100% हम कार्य में नहीं बदल सकते। हमें एक सिंक की ज़रूरत होती है कि कुछ ऊष्मा का हिस्सा सिंक में देना पड़ता है। वो क्यों देना पड़ता है हम इस कंसेप्ट से देखते हैं कि देखिए जैसे हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स हैं और इनके पास हीट है। अब ये मॉलिक्यूल इस पिस्टन से भी टकराएंगे, आपस में भी टकराएंगे और इस पात्र की दीवारों से भी टकराएंगे। तो केवल जो मॉलिक्यूल पिस्टन से इस तरह से टकराएंगे वही मॉलिक्यूल जो है एक्सपेंशन का काम करेंगे या फिर जो है आयतन बढ़ाने का काम करेंगे। जो मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे या पात्र की दीवारों से टकराएंगे तो उसमें भी ऊष्मा की कुछ हानि होगी, लेकिन वो यूज़फुल वर्क के अंदर जो है वो कन्वर्ट नहीं होगी। इसका मतलब अगर हम किसी भी तरह का जो है ये जो है कार्य करते हैं, यूज़फुल जो वर्क है, जो इस पिस्टन को खिसकाना है वो यूज़फुल वर्क है, वो तभी कोई ऊष्मा 100% उस यूज़फुल वर्क के अंदर कन्वर्ट हो सकती है जब सारे के सारे मॉलिक्यूल्स इस पिस्टन के ऊपर इस तरह से लगाएं, यानी ऑर्डर्ड हों सारे। लेकिन कोई भी जो पदार्थ है वो कम्प्लीटली ऑर्डर्ड नहीं हो सकता, उसके अंदर रैंडमनेस होती है और उस रैंडमनेस की वजह से ही सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो है यूज़फुल वर्क को जो है नहीं कर पाते। पूरी की पूरी हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। कुछ जो हीट का अमाउंट होता है वो अनयूज़फुल वर्क के अंदर कन्वर्ट होता है और इसी रैंडमनेस या इसी यादृच्छिकता जिसकी वजह से मॉलिक्यूल चारों डायरेक्शन के अंदर जो है मूवमेंट करते हैं उसे हम एंट्रोपी कहते हैं। अब एंट्रोपी को अगर हम देखें तो एंट्रोपी जैसे अगर हम एग्जांपल लें, पानी का ही एग्जांपल ले लेते हैं। अगर वो आइस की फॉर्म में है तो उसके सारे मॉलिक्यूल जो है बंधे हुए हैं, वो मूव नहीं कर सकते हैं फ्रीली, तो इसकी एंट्रोपी कम होगी क्योंकि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है चारों डायरेक्शंस में कैसा है वो कम है। अगर इसको पिघला के हम लिक्विड फॉर्म के अंदर लें तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो चारों डायरेक्शन में मूव करने के लिए ज़्यादा जो है स्वतंत्र होते हैं, तो उसकी एंट्रोपी इससे ज़्यादा होगी। और अगर वो पूरा गैशियस, क्योंकि लिक्विड है तो वो कंटेनर के अंदर ही रहेगा लेकिन उसके मॉलिक्यूल्स मूवमेंट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आइस से ज़्यादा उनका मूवमेंट है, यानी रैंडमनेस उनकी ज़्यादा है। और जब हम उसको भाप में बदल देते हैं तो ये पूरे यहाँ पर जो है कहीं पर भी जो है इसके मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं, यानी उनका रैंडम मोशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए किसी भी पदार्थ की जो है सबसे ज़्यादा एंट्रोपी होती है वेपर फेज के अंदर, उससे कम लिक्विड फेज में और सबसे कम जो होती है सॉलिड फेज के अंदर। अब इसके बाद हम एंट्रोपी का करते हैं गणितीय रूप कि इसका मैथमेटिकल एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है। अभी हमने जो अपना लास्ट लेक्चर है उसमें कार्नोट साइकिल में किया था कि किसी भी कार्नोट साइकिल की जो दक्षता है वो बराबर होती है Q2 - Q1 डिवाइडेड बाई Q2 या T2 - T1 डिवाइडेड बाई T2। T1 जो है वो सिंक इसका सोर्स का ताप है, T2 सिंक का है, Q2 जो Q1 ऊष्मा जो है हमने स्रोत से ली थी और Q2 ऊष्मा स्रोत से ली थी और Q1 जो है हमने सिंक को ऊष्मा दी थी। अब हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग करते हैं, यानी Q2 बाई Q2 माइनस Q1 बाई Q2, तो ये आ जाएगा 1 माइनस Q1 बाई Q2, 1 माइनस T1 बाई T2। अब ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव साइन भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू T1 बाई T2। अगर हम Q1 के नीचे T1 ले जाएं और इस तरह से Q2 बाई T2 कर लें, इस तरह से जो है हम देखते हैं कि जो भी Q रिवर्सिबल है, यानी जो ऊष्मा है और उसका जो ताप है वो एक कांस्टेंट होता है। इसको हम इस तरह से कार्नोट साइकिल के लिए भी ले सकते हैं कि कार्नोट साइकिल के लिए क्या है, Q2 बाई T2 इज इक्वल टू माइनस Q1 बाई T1। यहाँ पे माइनस साइन इसलिए है क्योंकि जो स्रोत है उसने ऊष्मा जो है उत्सर्जित की थी, इसलिए यहाँ पे माइनस Q1 बाई T1 है। और जब हम इस Q1 बाई T1 को इस तरफ ले जाते हैं तो हम यहाँ पे इसका जो है सिग्मा ले लेते हैं, सिग्मा यानी इसका टोटल, तो Q रिवर्सिबल बाई T इज इक्वल टू 0, यानी किसी भी कार्नोट साइकिल के लिए जो है टोटल जो उसकी ऊष्मा अवशोषित है और उसका जो
टेम्परेचर है उसका जो सम है वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। अब हम किसी चक्रीय प्रक्रम के लिए देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक चक्रीय प्रक्रम है, A से लेके B तक और B से लेके A तक, ये एक पूरा चक्रीय प्रक्रम है। इस चक्रीय प्रक्रम के लिए हमें एंट्रोपी का चेंज लेना है। तो अब हम जानते हैं कि अभी हमने जो किया है उससे Q1/T1 प्लस Q2/T2 इक्वल टू 0 है। तो इस चक्रीय प्रक्रम को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे कार्नोट साइकिल के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे बना हुआ मान सकते हैं, जैसे ये देखिए, यहाँ से मैंने इसका एक कार्नोट साइकिल बनाया, ये हो गया हमारे पास समतापीय प्रसरण, फिर ये हो गया रुद्धोष्म प्रसरण, फिर उसके बाद समतापीय संपीड़न और फिर रुद्धोष्म संपीड़न। तो इस तरह से ये एक छोटा कार्नोट साइकिल हो गया। फिर इसी तरह से इसके नीचे एक छोटा कार्नोट साइकिल हो गया, ये एक और कार्नोट साइकिल हो गया। तो इस तरह से ये जो पूरा चक्रीय प्रक्रम है, A से B और B से वापस A, ये छोटे छोटे कार्नोट साइकिल से टोटल मिलके बना हुआ प्रक्रम हम मान सकते हैं। अब हम जानते हैं कि एक कार्नोट साइकिल के लिए Q1/T1 प्लस Q2/T2 इज इक्वल टू 0। यानी जैसे अगर पहला कार्नोट साइकिल लिया है तो उसमें सिग्मा Q/T कैसा हो जाएगा, 0। दूसरे के लिए भी ये सम 0 होगा, तीसरे के लिए भी 0 होगा। ऐसे सारे ही कार्नोट साइकिल के लिए सिग्मा Q/T कैसा होगा, 0। और अगर हम इन सब का जोड़ कर देंगे तो पूरे प्रक्रम के लिए हमारे पास सिग्मा Q/T इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 0 के आ जाएगा। तो यहाँ से हम ले सकते हैं कि सिग्मा Q/T इज इक्वल टू, इसको दो हिस्सों में बांट सकते हैं कि पहले A से B तक गए प्लस फिर B से A तक आए। तो यहाँ से डेल्टा Q/T इनका भी जोड़ किसके इक्वल होगा, 0। यहाँ से हमने देख लिया है कि सारे कार्नोट साइकिल के जब डेल्टा Q/T को जोड़ेंगे तो वो इक्वल टू किसके होगा, 0 के। और इसी तरह से जब हम पूरे प्रक्रम के लिए जब डेल्टा Q/T 0 है तो इस प्रक्रम को भी हम ऐसे ले सकते हैं कि पहले ये A से B तक गया था, फिर B से A तक गया था, इसलिए इनका सम भी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अब यहाँ से इस टर्म को हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। ये जो टर्म है वो पाथ 1 को शो करती है और ये जो टर्म है ये B से A, ये पार्ट 2 को शो करती है। अब हम ये जानते हैं कि जब भी हम लिमिट्स को चेंज करते हैं, जैसे ये B से A है, अगर हम इसे A से B करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे इसे A से B चेंज कर लिया। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि अब हम ये देख रहे हैं कि डेल्टा Q/T हम A से B तक गए पाथ A के द्वारा, फिर यहाँ पे भी A से B तक गए पाथ 2 के द्वारा। तो हम चाहे फर्स्ट पाथ से A से B तक जाएं, चाहे सेकंड पाथ से जाएं, दोनों कंडीशन में डेल्टा Q/T जो रहेंगे सेम रहेंगे। इसका मतलब कि जो एंट्रोपी है वो पाथ का फंक्शन नहीं है। ये सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है आप कहाँ से कहाँ तक गए, केवल आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पर डिपेंड करता है। हमने यहाँ पे इस सब पूरे जो डेरिवेशन है इससे ये स्थापित किया। इसका मतलब ये एक स्टेट फंक्शन है। तो जब जैसे कि डेल्टा H होता है, डेल्टा E होता है कि केवल प्रारंभिक और अंतिम परिस्थितियों पे ही निर्भर करता है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि डेल्टा S इज इक्वल टू SB माइनस SC। चाहे कोई भी पाथ हो, लेकिन ये अंतिम बिंदु पे कितनी एंट्रोपी थी, आरंभिक बिंदु पे कितनी एंट्रोपी थी, इनके अंतर के तुल्य होगा। तो डेल्टा S इज इक्वल टू A टू B डेल्टा Q/T या D, और क्योंकि स्टेट फंक्शन है तो अब अपन इसको DS लिख सकते हैं। तो DS इज इक्वल टू डेल्टा Q/T। ये अब क्योंकि जो Q है ये ऊष्मा है, तो ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो होता है जूल और टेम्परेचर का होता है केल्विन। तो हमारे पास एंट्रोपी के जो यूनिट्स होंगे वो होंगे जूल पर केल्विन या फिर कैलोरी पर केल्विन। तो यहाँ से हम एंट्रोपी निकाल सकते हैं। तो एंट्रोपी के बारे में दो चीज़ें हमने पता लगाई कि एक तो जो एंट्रोपी है वो स्टेट फंक्शन है, यानी केवल प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। दूसरे क्योंकि जो Q है ये एक मात्रात्मक गुण है, तो डेल्टा S भी जो है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मात्रात्मक प्रॉपर्टी है, जो कि पदार्थ की मात्रा के ऊपर निर्भर करती है। जितनी ज़्यादा पदार्थ की मात्रा होगी एंट्रोपी का मान भी उतना ही ज़्यादा होगा।
और अगर हम किसी रुद्धोष्म प्रक्रम की बात करें कि कोई अलग अलग तरह के प्रक्रम होते हैं, समतापीय, समदाबीय, रुद्धोष्म, तो रुद्धोष्म परिवर्तन में हम उसकी डेफिनेशन से जानते हैं कि रुद्धोष्म परिवर्तन में ना तो बाहर से ऊष्मा ली जाती है ना ही बाहर ऊष्मा दी जाती है। तो रुद्धोष्म प्रक्रम में जो Q होता है वो 0 होता है। इसका मतलब अगर रुद्धोष्म प्रक्रम है तो डेल्टा S का मान 0 होगा। ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि कोई भी रुद्धोष्म प्रक्रम होगा तो उसमें एंट्रोपी चेंज नहीं होती, इसलिए उसको हम सम एंट्रोपिक प्रक्रम भी कहते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम को। अब इसके बाद हम सम तापीय प्रक्रम की बात करते हैं। अलग अलग प्रक्रम में हम किस तरह से एंट्रोपी निकाल सकते हैं। तो समतापीय प्रक्रम की एंट्रोपी तो डेल्टा S बराबर होगा डेल्टा Q अपॉन T। और समतापीय प्रक्रम में हमें पता है डेल्टा E 0 होता है, तो डेल्टा Q इज इक्वल टू माइनस W, और W की वैल्यू हमारे पास क्या होती है समतापीय प्रक्रम के लिए N RT ln V2 अपॉन V1। तो डेल्टा S हमारे पास आ जाएगा nRT ln V2 अपॉन V1 डिवाइडेड बाई T, यानी, और यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन आएगा, ये आ जाएगा माइनस NR ln V2 अपॉन V1। अब क्योंकि लॉग टेबल से जो है वो log टू द बेस 10 होता है और यहाँ पे log टू द बेस e है, तो ये आ जाएगा माइनस 2.303 NR log V2 बाई V1। तो इस तरह से जो है किसी भी समतापीय प्रक्रम के लिए जो है हम एंट्रोपी का मान इस तरह से निकाल सकते हैं। अब अगर इसके ऊपर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, जैसे हमारे पास एक न्यूमेरिकल है ये कि 300 केल्विन ताप पर 14 ग्राम नाइट्रोजन का आयतन 1.5 लीटर है। यदि इसी ताप पर नाइट्रोजन को 15 लीटर तक उत्क्रमणीय ढंग से प्रसारित किया जाए तो प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन की गणना करो। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये जो प्रक्रम हो रहा है 300 केल्विन ताप पे हो रहा है, और हमने कहा है इसी ताप पर, तो ये दो चीज़ें बताती हैं कि ये कैसा प्रक्रम है, समतापीय प्रक्रम है। तो हमें जो एंट्रोपी परिवर्तन ज्ञात करना है वो किसके लिए ज्ञात करना है, समतापीय प्रक्रम के लिए ज्ञात करना है। और समतापीय प्रक्रम के लिए एंट्रोपी हमने अभी अभी देखी थी 2.303 NR log V2 बाई V1। अब हम देखते हैं क्या क्या चीज़ दे रखी है। N 14 ग्राम दे रखा है, तो नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 28 होता है, तो वो हो जाएगा 14/28 यानी 0.5। फिर उसके बाद शुरुआती जो है हमारे पास V1 है 1.5 लीटर है, V2 15 लीटर है। R की वैल्यू हम किसी भी यूनिट में ले सकते हैं, जिन यूनिट में लेंगे एंट्रोपी की वैल्यू भी उन्हीं यूनिट्स में आ जाएगी। तो हम ले लेते हैं इसकी 1.982 कैलोरीज में ले लेते हैं R की वैल्यू पर मोल पर केल्विन। अब यहाँ पर वैल्यूज रख देते हैं, तो डेल्टा S बराबर आ जाएगा 2.303 इंटू 0.5 इंटू 1.982 log 15/1.5, तो आ जाएगा 2.303 इंटू 0.5 इंटू 1.982, और ये हो जाएगा हमारे पास log 10, और log 10 की वैल्यू होती है 1। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 2.288 कैलोरी, और इसका यूनिट होता है पर डिग्री पर मोल। तो ये हमारे पास आ गई किसकी, डेल्टा S की वैल्यू। अगर हमें डेल्टा S की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे V2 बाई V1 है तो इसके यूनिट तो आपस में कट ही जाएंगे,
तो इसका तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमें डेल्टा एस की वैल्यू जूल में निकालनी है तो हमें पता है जूल में आर का मान होता है 8.314, तो हम आर के इस वैल्यू की जगह यहाँ पे रख देंगे 8.314। अगर वो वैल्यू हम रखते हैं तो हमारे पास कैलोरीज की जगह क्या आ जाएगा, जूल आ जाएगा, जूल पर डिग्री पर मोल। तो इसलिए आर के जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किन यूनिट्स में वैल्यू रखते हैं और उन्हीं यूनिट्स के अंदर हमारे पास एंट्रोपी की वैल्यू आएगी। आर के यूनिट जो है हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर देखे थे।